एनवीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है ईरान और इजराइल के ताज़ा वाक़यात। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल मौजूद है। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ शफीक अहमद साहब हैं जो तुर्की से हमारे साथ जुड़े हैं। शफीक साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, स्वागत है। हमारे साथ फिरोज मीठी बोर वाला साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन मामलात के। तो मेरा सबसे पहला सवाल शफीक अहमद साहब आपसे है कि ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान पर बहुत सख्त हमला करने वाला है। इजराइल ने कहा है कि वो हमला ऐसा होगा कि दुनिया उसे याद रखेगी। आप क्या कहते हैं, क्या इजराइल ईरान के जो एटॉमिक स्टेशन हैं उस पर हमला करेगा या तेल की साइट पर हमला करेगा? आपका आकलन क्या कहते देखिए, मौजूदा सिचुएशन में तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी करेंगे अटैक करने में। इसलिए कि अगर आप ये सारे सिचुएशन को देखें तो मुझे तो लगता है जैसे ये सारा कुछ प्लान हुआ है। इवन मैं समझता हूँ जैसे हमास को ट्रैप भी किया गया है कि जो पिछला जो अक्टूबर का जो इंकर्जन की है हमास ने, तो उसमें अमेरिका का बड़ा रोल है और अमेरिका के बैकिंग के बगैर इसराइल ये काम मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकता। मौजूदा सिचुएशन में चूंकि अगले माह इलेक्शन, सदारती इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो जो मेरी जाती राय है, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसराइल को इस अटैक के लिए सपोर्ट कर सके। बयानात तो दे सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई अगर इसराइल को हमला करता है इलेक्शन से पहले तो उसका इम्पैक्ट सदारती इंतखाबात पे लाजमन होगा। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिलहाल ये धमकियां चलेंगी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पे अटैक इसराइल का बड़ा खतरनाक होगा। इसके बहुत से भयानक नताइज होंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो आई हैं कि ईरान ने कहा है कि अगर कोई अटैक होता है तो जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं और वो हो सकता है। लिहाजा उसकी जो इम्प्लीकेशन है दो होंगी। एक तो अमेरिका के ऊपर बहुत उसका प्रेशर होगा पॉलिटिकल, लेकिन उसका इकोनॉमिक प्रेशर बहुत होगा। अगर ईरान हमला करता है, इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो तेल की कीमतें तो इमीडिएटली शूट अप कर जाएंगी और उसके जो बहुत से इकोनॉमीज है दुनिया में उस पर उसका बहुत बुरा और नेगेटिव असर होगा। लिहाजा इसराइल, मेरा जाती ख्याल है कि मौजूदा सिचुएशन में वो हमला नहीं करेगा, सिर्फ धमकियों से काम लेगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है करेगा लेकिन ये जो इसराइल है ये फोकस करेगा मजीद अटैक की लबनान के ऊपर, इसराइल के ऊपर। वो जो कर रहा है और वो 79 लोगों को मार रहा है बेशर्मी के साथ, और उसमें अमेरिका बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि वो वर्बली कहता है कि जी हम सीज फायर की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो वर्बल एक बातें हैं। रियलिटी तो मेरे जहन में यही है कि अमेरिका फुली बैकिंग है इसराइल को, कि 1 साल हो गया है, वॉर खत्म ही नहीं हो रही और ये पनिशमेंट कलेक्टिव हो रही है, बल्कि इसराइल इसको एक्सपेंड कर रहा है। यानी उसने अटैक ये नहीं कि लबनान पे किया, इसने अटैक सीरिया पे भी किया, इसने अटैक यमन पे भी किया। लिहाजा वो रीजन को बहुत खतरनाक हद तक खराब करना चाह रहा है और ये इसराइल की ख्वाहिश पुरानी है। और अमेरिका, मेरा ख्याल है कि मौजूदा इलेक्शन से पहले इस वो पोजीशन में नहीं है कि वो इसराइल को इस तरह सपोर्ट कर सके उसके जो ईरान पे हमले की जो आपने बात की है। फिरोज साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जो वार क्राइम है उसको कई मुल्कों ने, स्पेन ने, इटली ने, कनाडा ने कहा है कि ये वार क्राइम की तरफ बढ़ गया है इसराइल, क्योंकि उसने यूएन के अड्डों पर हमला किया है। साथ ही इस लेबनान के अटैक में एक और चीज आई है कि इसने डिप्लीटेड यूरेनियम के जो गोले हैं वो दागे हैं, जो अभी तक के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। क्या कहते हैं आप? वॉर क्राइम्स अभी से थोड़ी वो कमिट कर रहा है, वो तो वॉर क्राइम्स पे कमिट कर ही रहा है और पूरे यूरोप और अमेरिका ने उसको प्रोटेक्ट किया था।
अमेरिका ने तो बार बार वीटो यूज किया है, आईसीजे और आईसीसी को धमकी दी है अरेस्ट वारंट के खिलाफ। तो इंटरनेशनल मतलब यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स मारे गए तो अभी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, इटली को अभी याद आ रहा है क्या? पॉइंट इज कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की हिपोक्रेसी का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो उनके कोई स्टेटमेंट को सीरियसली ना लिया जाए, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। आज वो दुनिया भर में आइसोलेट हो चुके हैं, उनकी हिपोक्रेसी और उनके झूठ सबको सामने दिख रहा है। तो अब बच्ची कुची शर्म बचाने के लिए बोल रहे हैं, मगर किसी भी एक वेस्टर्न लीडर को जरा भी सीरियस लेने की हमको जरूरत नहीं। नंबर वन, जहां तक वॉर क्राइम्स की बात है, तो इजराइल इज बीइंग कमिटिंग वॉर क्राइम्स इन गाजा सिंस 7 अक्टूबर, उसके पहले भी। ठीक है, वो गाजा का सीज इज अ वॉर क्राइम। गाजा पे लगातार जो पाबंदी से लेकर जो 4-5 जंगे हो चुकी, वो सब वॉर क्राइम्स थी। इस बार पहली बार एक देश उठा है साउथ अफ्रीका के नाम पे, जो नेल्सन मंडेला की परंपरा को लेकर आगे बढ़ा है। और उन्होंने एक छोटे से देश ने जाके एक बहुत बड़ा काम कर दिया जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं। और वहां का वर्डिक्ट क्लियर है कि दीज आर वॉर क्राइम्स। नेतन्याहू को अरेस्ट होना चाहिए, नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना चाहते हैं, मगर वो अमेरिका ने वो रोक के रखा है। उन्होंने धमकी दी है कि आपका क्या होगा हशर, हम देख लेंगे। तीसरी बात है कि जहां तक डिप्लीटेड यूरेनियम की बात है, वो डिप्लीटेड यूरेनियम उन्होंने पहले भी साउथ लेबनान में इस्तेमाल किया है। पहले भी फॉस्फोरिक एसिड के केमिकल वेपन्स गाजा से लेकर इनफैक्ट इस बार तो वेस्ट बैंक में भी इस्तेमाल किया है। और साउथ लेबनान बेरूट तक में उन्होंने फॉस्फोरस गैस के केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। तो द पॉइंट इज के ये क्योंकि चोजन पीपल ऑफ गॉड है, अपने आप को बोलने वाले की चोजन पीपल ऑफ यावे, तो वो कानून थोड़ी मानते किसी का। कानून उनका तालमुद और तोरा में है, और तालमुद तोरा बोलता है कि ये सब ह्यूमंस है, उनको मारो, जेनोसाइड करो, औरतों को मारो। और पॉइंट ये है कि ईरान पे अगर उन्होंने हमला किया तो ईरान जो उनको पीटेगा, क्योंकि वहां कुछ 6 पावर प्लांट्स है, 2 वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स है, 2 या 3 गैस के स्टेशन है, बस इतना ही है उनके पास। ये जितना उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आधे घंटे के अंदर तबाह हो जाएगा। और इसराइल वो जानती है। और ऊपर से मैं मानता हूं कि ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, इफ एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। जो 4-5 दिन पहले इन्होंने एक डेजर्ट में जो एक रिक्टर स्केल पे 4.6 की रीडिंग आई थी, आई बिलीव देव डन द न्यूक्लियर टेस्ट, जो वैसे भी उनको बहुत पहले करना चाहिए था। ईरानियन पार्लियामेंट में ये लगातार बातें उठ रही कि ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब से हमको तबाह करेंगे, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास आना चाहिए। वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ही इजराइल ने बोला मेरा अटैक पोस्टपोन कराओ। और नेतन्याहू एकदम ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि चाइना और रशिया चट्टान की तरह खड़े हैं ईरान के। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, पॉलिटिकल, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक। तो रशिया एंड ईरान एंड चाइना आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ के पीछे फ्रॉम सपोर्टिंग ईरान। तो नाउ द पॉइंट कम्स एंड देन आई लीव इट फॉर यू नाउ कि व्हाट इफ, वैसे आज भी धमकी दी है, मगर और एक बात बोलनी बहुत जरूरी है कि इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद, इस्माइल तैयब हसन नस्ला के असैसिनेशन के बाद, इमाम खामनाई आखिरी जुम्मे में भी जनता अवाम के सामने आकर खुले में उन्होंने तकरीर की। आज भी की होगी कि मुझे पता नहीं, मगर ये मानना पड़ेगा लीडर को कि जब सब लीडर बंकर के नीचे छिप रहे, खास करके इजरायली, ये खुले आम आ रहे हैं, उनकी अवाम लाखों की संख्या में उनके पास आ रही है, और वहां तकरीर हो। इट रिक्वायर्ड 1 मिसाइल टू टारगेट इमाम खामेनाई, और वो भी मर जाते, उनके साथ पता नहीं कितने और हजारों लोग शहीद हो जाते। पर ये है ईरानी सोसाइटी की ताकत, और ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। गाजा का बच्चा, गाजा का नौजवान, गाजा की औरत हिलने के लिए तैयार नहीं है। दे आर स्टैंडिंग राइट देयर। इतना सब होने के बाद वो बच्चे तो रो रहे, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा भी बच्चा होता तो क्या होता। मगर वहां के औरतें और मर्द और नौजवान जिस प्रकार से खड़े हैं, इट इज अनबिलीवेबल। इनके तरह इतिहास में मैंने रेजिस्टेंस देखा नहीं। टोटल सैल्यूट टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। शफीक साहब, ईरान के जो बम धमाके की बात अभी फिरोज भाई कर रहे थे, तो ईरान में 2003 में ये कहा गया था कि जो है वो चूंकि इससे जो है वो मास किलिंग होती है और बहुत बड़ी तबाही होती है, तो इसलिए ये जो है वो बम बनाना जो है वो गुनाह है या हराम है। लेकिन उसके बाद फिर ये ट्रीटी हुआ, और ट्रीटी के बाद वो सैंक्शन खत्म होना था, लेकिन वो उसके बजाय यूएस ने खुद उस ट्रीटी को तोड़ दिया। और यूएस ने जब ट्रीटी को तोड़ दिया 2018 में ट्रंप ने,
तो उसके बाद फिर ईरान ने ये काम तेज कर दिया और अब बम धमाके की जो है वो खबरें आ रही है। तो ये सारे डेवलपमेंट को जो 2003 से लेकर के अभी तक हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं और कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, मैं जो ईरान है, मैं तो जिस तरह फिरोज साहब ने कहा है, मैं उनकी मुकम्मल तायीद करता हूँ। और मतलब ये है कि एज अ ओनली कंट्री, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनमें सबसे जो जो उसने शो किया है प्रैक्टिकली, उसमें ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा काम है। जो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं जो उन्होंने ली हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, वो तोड़ा ट्रंप ने। अच्छा, ट्रम्प ने क्यों तोड़ा है? अब हमें इसको डायनेमिक को समझना चाहिए। मसला है कि एंटी सेमेटिक कोई भी नहीं है। ज्यूज, यहूदी, जो असली यहूदी हैं, जो जायनिस्ट नहीं है, जो इसराइल में नहीं रहते, वो तो हम वो नॉर्मल हमारी तरह लोग हैं, ठीक है। मसला ये है कि ये जो जिस तरह ट्रम्प ने इसको तोड़ा, तो सबको पता होना चाहिए कि ट्रम्प का जो दामाद है वो ज्यूज भी नहीं, वो सिर्फ ज्यू नहीं है, वो जायनिस्ट है, उसका जो दामाद है। और अभी जो कमला हैरिस है, उसका मियां जो है वो भी पोलैंड का जायनिस्ट है, वो भी। लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी तो मैं समझता हूं कि अभी जो है, जिस तरह के पहले जो ओबामा ने उसको हैंडल किया था और ट्रीटी साइन की थी, उसको जो तोड़ा गया ट्रंप ने, उसके देख में था कि हम किसी तरीके से हम कंट्रोल करेंगे उसको, लेकिन उसका नुकसान हुआ अमेरिका को। लेकिन अच्छा है, फायदा तो ईरान को हुआ है। जिस तरह फिरोज साहब ने कहा है, ऑफिशियली तो ईरान ने नहीं इसकी तायीद नहीं की, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंडिकेट करती है उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी जो टेस्ट फायर है न्यूक्लियर की, वो की है। और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इसराइल पर होगा। इसराइल यकीनन डरता है ईरान से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जिस तरह आप जो पहला सवाल था कि वो अटैक करेगा, मैं नहीं समझता कि अटैक करेगा, और उसको पता है इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। UNIFIL, इसमें जो लोग जख्मी हुए हैं वो दोनों इंडोनेशियन नागरिक हैं, और पश्चिमी देशों के कई देशों ने, स्पेन, आयरिश, इटली, कनाडा, इन लोगों ने सख्त मजम्मत की है इस हमले की। तो उसके बावजूद भी अमेरिका इस पर खामोश है। उसकी खामोशी का मतलब क्या है? सलीम खान साहब। देखिए, अमेरिका, इसराइल जो है वो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की 51वीं रियासत है और वो अमेरिका जो है उसके गुनाह में पूरी तरह शरीक है। तो इसलिए अमेरिका से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उसको कंडेम करेगा, वो बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं इसमें फ़र्क नहीं करता कि भई कोई आदमी मलेशियन है तो वो ना मारा जाए और कोई आदमी जो है वो गज़ा वाला है तो वो मारा जाए। देखिए, सारे इंसान जो है वो एक खुदा की मखलूक है, सारे इंसान बराबर है, किसी भी बेकसूर को आप नहीं मार सकते। खुद कोई जोइश है, कोई मैं तो बोलता हूँ कि ज़ायनिस्ट है, तो भी जो है आप उसको बेकसूर अगर वो है, तो उसको नहीं मार सकते। तो इस तरह की जो ड्रामाबाज़ी होती है कि इसको मारा तो कोई बात नहीं, उसको मारा तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता। अच्छा, मैं एक शैलेन जी, करेक्शन कर शैलेन दूं जी, मैं आपके पास आता हूँ। शैलेन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि पिछले 2 हफ्ते में लेबनान से 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, 1500 लोग मारे जा चुके हैं। वहां की जो सिचुएशन है वो इंतहाई खराब है। अब UN का जो अड्डा है, वहां ऑफिस है, उस पर भी हमला हुआ है। उसके बावजूद दूसरे मुल्क इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है केवल उसने कहा कि हम चिंतित हैं। क्या कहना चाहता है इसके पीछे अमेरिका का मंशा क्या है? शैलेन जी। हाँ, नमस्कार, आदाब। जी, देखिए, क्या है कि सबसे पहली बात को हमने समझना होगा। आज जिस तरह से इजराइल जो है वो इतना जो बहुत आगे बढ़ा हुआ है, खुकार सा बन गया है, उसके पीछे का महत्व का कारण को हमको समझना पड़ेगा। उसके
मेन मुद्दों को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका के अंदर जितने भी बिलियनियर है, अरबोपति है, खरबोपति है, ये सब सबसे ज्यादा जो है ये जूस है, और उन्होंने पूरे कंट्रोल करके रखा है, इकोनॉमी को कंट्रोल किया है, और खुद अमेरिका के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बड़े पैमाने के ऊपर है, और उनको पूरा समर्थन जो है, उनका पूरा समर्थन किसको है आज? तो इजराइल को है। और इजराइल वो उन बड़े अरबपति खरबपति से उनको पूरी तरह से मिल रहा है। और इसके अगर हम देखेंगे अमेरिका के अंदर, चाहे वो दोनों भी पार्टियां हो, डेमोक्रेटिक पार्टियां हो या रिपब्लिकन पार्टियां, ये दोनों भी पार्टियां जो है ये उनके पिट्टू है, उनके गुलाम है, ये आपको समझना होगा। और वो जो है ये जिस तरह से पैलेस्टाइन की ये पूरी जो जमीन है या पैलेस्टाइन की जनता के ऊपर जिस तरह का ये जो माहौल बनाया है, उनकी जो कत्लेआम कर रहे हैं, उनको यही चाहिए कि हमारे यहूदियों का, जूद लोगों का जो है एक देश बने, हमारा पूरा जो है इस तरह का जो है कब्जा उसके ऊपर बने। उसके लिए ये पूरी साजिश चल रही है। और इसलिए ये जो पूंजीपति जो है, ये अरबपति खरबपति जो है, इनकी पूरी जो साजिश को हमको समझना पड़ेगा, उसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। हम उसके ऊपर ज्यादा बोलते नहीं है, हमने उसके ऊपर बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा हमने उसके ऊपर बात करना चाहिए। आज जिस तरह से लेबनान के ऊपर ये इन लोगों ने हमला किया है, या हमारे सैयद नसरुल्लाह का उन्होंने जो कत्ल किया है, उनका खून किया है, ये अगर हम देखेंगे वो क्या थे, वो इंसान क्या थे? वो अमन चैन और वो जिस तरह से एक जनवाद को मानने वाले इंसान थे, उनको वो लड़ाई लड़ रहे थे, किसके खिलाफ में लड़ रहे थे? तो ये तुम्हारा इजराइल का जो नेतन्याहू है, उनकी सरकार है, जिस तरह से वो कर रही है, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। आज जो हालत उन्होंने यहाँ पर की है, पैलेस्टाइन के अंदर, गाजा के अंदर की है, वही हालत जो है वो लेबनान के अंदर और बाकी के इलाके में करना चाहते हैं। और इसलिए वो चाहते हैं, इनको पूरी तरह से अमेरिका की मदद है, अमेरिका से पूरा जो है उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहा है और बाकी सभी चीजें आ रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बड़े आरोपपति और खरबपति जो है वो पूरा ये खेल रच रहे हैं। ट्रम्प को क्यों उधर अपना चुनाव छोड़कर वहां पर जाना था? बाइडेन को क्यों जाना चाहिए, जाना था वहां पर? वो तो वहां तुरंत चला गया। अरे वहां पर जहां पर हमला हो रहा है, जहां पर जो लोगों की हालत खराब हो रही है, जहां पर लोग मर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, सब कुछ होता है, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है उसको वहां पर जाने से आप मनाही कर रहे हैं, उसको वीजा रोक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो वीटो पावर वापर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा जो है ये बड़े पूंजीपति अरबपति खरबपति की जो साजिश है, उनका जो ये खूनी पंजा जो है वो आज यहाँ पर जो है पैलेस्टाइन के ऊपर वो गढ़ना चाहते, उन्होंने गढ़ा हुआ है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका पिट्टू बन गई है। और ये बात को हमको, मुझे लगता है कि जनता के बीच में और आज दुनिया के अंदर जिस तरह से इसके खिलाफ में लोग लाखों के तादाद में रास्ते पे आ रहे हैं, उसका कारण ही क्या है कि पूंजीपतियों का जो ये षड्यंत्र है, पूंजीपतियों की ये जो चाल है, जो शोषण की चाल है, जमीन कब्जा करने की चाल है, ये लोगों के समझ में आ रही है। और वो जब तक हम लोगों के अंदर प्रचारित नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, मुझे लगता है कि हम ये पॉलिटिकली उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और पॉलिटिकली मुकाबला अगर हमको करना है तो ये बेसिक बात जो है ये जनता के जहन में हमको डालना पड़ेगा, तब जाकर जो है मैं बोलता हूँ कि इस तरह से अभी लेबनान से कुछ लोग निकल जा रहे हैं। वो क्यों निकल जा रहे हैं? उसका कारण है अपना देश को इस तरह से जो हमले, वो जघन्य हमले कर रहे हैं, उससे उनको निकल के जाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि लड़ाई के पक्ष में हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। और इसलिए आज जो अटैक करने वाले लोग हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा हिटलर ने किनको मारा था? अरे किनका कत्लेआम किया था? तुम्हारे लोगों का ही कत्लेआम किया था। और तुम्हारे लोगों की बाजू लेकर दुनिया के अंदर के लोग जो है वो तुम्हारे समर्थन, मतलब तुमको समर्थन देने के लिए खड़े हुए थे। इतनी तो इंसानियत आप लोग के अंदर चाहिए। आज आपके पास पैसा आया, सब कुछ आया, तो इस तरह का आप लोगों को ये करोगे, डराओगे, धमकाओगे, उनका जमीन और ये सब कुछ छीन लोगे और उनको कत्लेआम करोगे? ये नहीं चलेगा।
ये भी हमको लोगों के बीच में लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और उनका जो है ये कैरेक्टर सामने लाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। फिरोज साहब, मेरा आपसे सवाल कि एटॉमिक स्टेशन पर इजराइल हमला करना चाहता है। वहां के जो पूर्व नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है और कई दूसरे नेताओं ने कहा है कि ये मौका है इजराइल के पास कि वो ईरान के एटॉमिक स्टेशन पर हमला करे, लेकिन अमेरिका इसको रोक रहा है। इसके पीछे क्या कारण आप महसूस करते हैं? सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि ईरान ने जो तैयारी की है वो इजराइल को कैलकुलेट करके नहीं रखी है, उन्होंने अमेरिका को कैलकुलेट करके रखी है। खास करके जब जो अफगानिस्तान और इराक पे हमला किया अमेरिका ने, तब ईरान को पता था कि अभी हम लोग घिर चुके हैं, अभी अमेरिका के को काउंटर करने के लिए, उसके साथ डिफेंड करने के लिए हमें अभी हमारे चाल चलने पड़ेंगे, अभी टेक्नोलॉजी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इजराइल तो बहुत छोटा पिक्चर है पूरे मामले में ईरान के हिसाब से। तो उनके पास जो उनके हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके पास इजराइल के पास जवाब नहीं है, उनके पास जो भी सुखोई जेट्स जो आ चुके हैं, जो रशियन जेट्स है, जो F-35 से ज्यादा एडवांस्ड है, वो आ चुके हैं। उसके साथ S-400 मिसाइल जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो F-560, ये सब रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो उनके पास आ चुके हैं। तो पॉइंट इज के ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत अंडरग्राउंड बंकर्स में चीजें जा चुकी है। अगर उन्होंने कोशिश की, इजराइल ने कोशिश की ये सब टारगेट, जैसे तो अमेरिका ने मना किया है। अमेरिका का कितना मतलब है बोलना गुड कॉप बैड कॉप, मैं तो ना बोलता वो कर रहा, मैं क्या करूं, वो जो चल रहा है बाइडेन का, हैरिस का। पॉइंट इज कि अगर इजराइल ने गलती की तो आधे से 1 घंटे के अंदर इजराइल तबाह हो जाएगा, उसके सभी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री एसेट्स पूरे के पूरे तबाह हो जाएंगे। इसलिए पहली बार मैंने सुना है, देखिए ईरान ने 2 बार उनको मारा है। एक था जब दुबई के डमास्कस के कॉन्सुलेट पे हमला किया था, तो 14 अप्रैल को ईरान ने हमला किया था। वो अग्रीड हमला था, रशिया अमेरिका सबके साथ बातचीत हुई थी और ईरान ने अपनी ताकत बता दी थी, पुराने ड्रोन इस्तेमाल किए थे, मगर उसका भी जवाब इजराइल ने नहीं दिया। और अभी इस्माइल हानी के टाइम पे एक्चुअली ईरान को जवाब देना चाहिए था। ईरान को बोला गया कि तुम ठहरो, लेबनान और गाजा सबकी हम लोग सीज फायर करेंगे। ईरान ने गलती की, ठहरा, नहीं तो इस्माइल हानी का जवाब तुरंत ईरान को देना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी भूमि पे मरा है, तेहरान में उनको मारा गया था। मगर सैयद हसन नसरल्लाह जब गुजर गए, जब उनको असैसिनेट किया गया, तब गुस्सा बहुत बढ़ गया ईरान के अंदर, जनता सड़क पे आ गई और बाद में ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है इजराइल को। आज आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकन जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया है, अभी तो छोड़ दिया है, मगर मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया था, नेवाटिम एयरबेस को उड़ाया गया था। ये सब फोटोग्राफ्स अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इंटरनेशनल मीडिया को शेयर किए थे। ओके, तो पॉइंट इज कि ये सेकेंड अटैक ने तो बहुत नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। और जैसे मैंने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, इसलिए इजराइल अभी पीछे हट गया है। तो अब इजराइल का काम क्या होगा आपको बता दूं। अभी वो अपनी ताकत बताने के लिए उत्तरी गाजा में वहां की जनता को निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर आज भी उत्तरी गाजा में 3 लाख की जनता है फिलिस्तीनी, और आज भी उनके खिलाफ, क्योंकि अभी पूरा नॉर्थ गाजा उनको दूसरा की लेबनान में बॉम्बिंग जारी रखो, क्योंकि मैं 2006 की जंग के दौरान लेबनान में था, बेरूट में था, जब वॉर चल रहा था, तब भी बड़े पैमाने पे साउथ लेबनान से लोग उत्तर की तरफ गए थे, और इस बार आई थिंक सीरिया में भी जा रहे हैं। तो वो तो घर का आपस का मामला है, लेबनान सीरिया सब एक ही किस्म के लोग हैं, पैलेस्टीन सब एक ही किस्म के लोग हैं। तो बड़े पैमाने पे अभी तक तो 1.5 मिलियन 15 लाख लोग को निकलना पड़ा है, क्योंकि इजराइल तो सीधा बोल रहा है यहाँ से निकलो या तो मैं तुम्हारा गाजा कर लूंगा। तो वैसे भी काफी लोग इजराइल में अपने लेबनान के मर चुके हैं। मैं तो हर साल बेरूट जाता हूँ, मैं वहाँ के दोस्तों के साथ कांटेक्ट में हूँ, अभी तक मेरे दोस्तों सेफ है, मगर जिस प्रकार से बॉम्बिंग हो रही है, इट इज एक्चुअली ब्रूटल, और ये सबके सब वॉर क्राइम्स है। ओके, सो आई थिंक इजराइल विल नॉट अटैक द एटॉमिक प्लांट्स, नंबर 1। इजराइल विल नॉट इवन टच द ईरानियन ऑयल असेट्स, क्योंकि अगर ईरान के ऑयल असेट को उन्होंने उड़ा दिया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, सुएज कनाल बंद हो जाएगा, रेड सी बंद हो जाएगी, बाबेल मंडप बंद हो जाएगा, वहां से हिजबुल्ला मेडिटेरियन दरिया पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास वो मिसाइल्स है। हुतीस के पास भी, इराकियों के पास भी है, सबके पास अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल आ चुकी है। तेल बंद हो जाएगा वहां से निकलना। रशिया का तेल अभी अगर $80 है तो वो $200 हो जाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु $100 बिलियन कमा जाएगा। यूक्रेन की वॉर में रशिया को फायदा हो जाएगा।
तो अगर अमेरिका जी। इतना मूर्ख है तो वो करके देख ले कि क्या होने वाला है। मगर पॉइंट इज कि अभी ईरान हैज इट्स ओन सेफगार्ड्स। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आज रशियन वो ड्रोन्स अपने यूक्रेन के वॉर में रशियन आर यूजिंग ईरानियन ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 20 साल पहले वाली दुनिया नहीं है, ये 2024 है। 7 दिन हो गए इजराइल बॉर्डर के अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। 1967 में एक अलग देश था। 1982 में भी वो बेरूट पहुंच गया था। 2006 में मुझे लगा वो बेरूट पहुंचेंगे। वो 3-4 किलोमीटर अंदर गए और उनको भागना पड़ा था 2006 में। ये 2006 का भी लेबनान नहीं है, ना हिजबुल्लाह है, 2024 का है। 7 दिनों से ये बॉर्डर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार मार खार के वापस आ रहे हैं। मेरकावा टैंक्स भी उन्होंने उड़ा दिए। हसन ने बोल भी दिया, वी आर वेटिंग फॉर मेरकावा टैंक्स, लेकर आ जाओ। तो इजराइल इसलिए बहुत स्लोली कोशिश कर रहा है यहाँ से घुसने की, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और वही फ्रस्ट्रेशन में वो बेरूट में सिविलियंस को मार रहा है। गाजा में अभी भी बॉम्बिंग हो रही है। अभी भी गाजा में एक स्कूल को उड़ा दिया। यूनाइटेड नेशंस की स्कूल थी, वहां जा 27 बच्चे थे। बस इजराइल इज ओनली केपेबल ऑफ किलिंग चिल्ड्रन एंड विमेन एंड सिविलियंस। इट इज नॉट केपेबल ऑफ विनिंग अ वॉर ऑन द ग्राउंड। वो दिन खत्म हो चुके हैं। ये कहानी इजराइल की खत्म हो चुकी है। जी सलीम साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। ईरान जो है उसने पिछले 20 साल में जो डेवलपमेंट किया है, जिसकी तरफ फिरोज साहब इशारा कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने उसकी न्यूक्लियर डेवलपमेंट को जब रोका गया या उसने खुद रोका, सेंट्रीफ्यूज बंद हो गए, तो उसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पे काम किया। और लोग बताते हैं कि आज उसके पास 5 लाख बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो इतने कैपेबल हो गया कि अब दूसरे लोग उससे लेने लगे, तुर्की उससे लेने लगा, रूस उससे लेने लगा और अब उसको मौका मिला कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी डेवलप करे। तो ये बहुत बड़ा डिटरेंट है। इसराइल अगर 100 एटम बम रख सकता है, तो जिससे उसको खतरा है, उसको जो है एटम बम अपने पास रखने का हक है। और अगर वो इसको नहीं रखेगा, तो इसराइल के हौसले बुलंद हो गए। लेकिन अगर उसके मुकाबले में जो बैठा है, उसके पास भी ये होगा, तो इसराइल कभी भी उसकी तरफ टेढ़ी नजर से नहीं देख सकेगा। ये बात उनकी सही है कि नेतन्याहू ने जाल बिछा दिया था, एक ट्रैप बिछा दिया था 7 अक्टूबर का। मगर नेतन्याहू वो ट्रैप में अभी खुद एंट्रैप हो चुका है, वो भी आप समझ लीजिए। 7 अक्टूबर की जरूरत थी, एक अपराइजिंग की जरूरत थी, वो जेल में से निकलने की जरूरत थी, इब्राहिम अकॉर्ड्स को खत्म करने की जरूरत थी, जो पैलेस्टीनी 20 प्रिजनर है जो जेल में बंद है उनको निकालने की जरूरत थी, अल-अक्सा मस्जिद पे जो खतरा है वो पूरी दुनिया को बचाने की जरूरत थी, जो क्रिश्चियंस पे जो खतरा है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, ये सब में। और ये जूइश ज़ायनिस्ट कितने खतरनाक है, कितने हैवान है, कितने वॉर क्रिमिनल्स है, वो सब बताना जरूरी था। उनका इटर्नल विक्टिमहुड को खत्म करना जरूरी था। ये सब नैरेटिव में हमास का 7 अक्टूबर का अपराइजिंग सक्सेसफुल रहा है। टुडे पैलेस्टाइन इज बैक एट द सेंटर ऑफ द जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन। उसके बिना कोई सवाल अभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें ये भी बोलूंगा कि यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ है। यूनाइटेड नेशंस का एक लिमिटेड रोल है एक नैरेटिव बनाना। ये नैरेटिव जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग पैलेस्टाइन के पक्ष में होती है, उसके आगे यूनाइटेड नेशंस का कोई खास रोल नहीं है। उनका नैरेटिव कोलैप्स हो रहा है। इसे यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर से इसको हटाओ, इसको जेल में डालो, पत्रकारों को केसेस करो, क्योंकि वो नैरेटिव हार चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।